अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑनलाइन क्लास। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, एक एग्जांपल सॉल्व की जाएगी और आपको उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट दी जाएगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किसी भी सॉलिड की रिजिडिटी, हार्डनेस या बेंडिंग को मेजर किया जाता है। हमारा मेन फोकस जो है वो इस आपके सिलेबस में बेंडिंग पर है, यानी डेफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। जब भी किसी भी सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर डेफॉर्मेशन आ जाती है। डेफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसकी रियल फॉर्म है वो डिफॉर्म हो गई है, जो उसकी असल शक्ल है उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया है। क्योंकि इस वक्त के ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया होता है, इसलिए इस डिफॉर्म स्टेट को हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं। डेफॉर्मेशन इन सॉलिड्स को समझने के लिए एक क्वांटिटी यूज की जाती है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है ये एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाकर रिमूव कर दी जाए, स्ट्रेस लगाकर रिमूव कर दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती है। जैसे कि रबर है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जब आप उसको रिमूव करते हैं तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाती है, मीन्स इट इज अ इलास्टिक मटेरियल। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी यूनिट एरिया पर, तो इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जो कि चेंज प्रोड्यूस करता है उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप में। जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है एक बॉल है और उसके हर तरफ हमने फोर्स अप्लाई की तो उसका जो रियल साइज है वो रिड्यूस हो गया, और जब वो फोर्स रिमूव की तो फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गई। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन के अंदर ही उसका फार्मूला मौजूद होता है। यहाँ से अगर आप इसका फार्मूला निकालना चाहें तो इसका फोर्स पर यूनिट एरिया फार्मूला बनेगा, और यहीं से इसके यूनिट बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। और अगर हम न्यूटन को रिजॉल्व करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो वहां से इसकी डायमेंशंस भी निकल आएंगी। स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं जो इसकी डेफिनेशन के अंदर भी आपको नजर आ रही हैं, यानी लेंथ, वॉल्यूम और शेप। ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज करे उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये देखें पिक्चर के अंदर लेंथ के एलोंगेशन स्ट्रेस अप्लाई किया गया है। ऐसा स्ट्रेस जो कि वॉल्यूम को चेंज करे, इस पिक्चर के अंदर हर तरफ से क्यूब को स्क्वीज करने की कोशिश की गई है, कंप्रेस करने की कोशिश की गई है, दबाव डाला गया है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहते हैं। फिर ऐसा स्ट्रेस जो कि शेप को चेंज करे उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव लगाई गई है और उसकी शेप को टिल्ट किया गया है। फिर जो चेंज प्रोड्यूस होता है, द मेजर ऑफ डेफॉर्मेशन, उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उसके अंदर किस कदर डेफॉर्मेशन अकर हुई है, तो वो जो क्वांटिटी मेजर करती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। चूंकि ये एक रेशो होती है कि ओरिजिनल कितना था और चेंज कितना आया, इसीलिए इसके कोई यूनिट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर इसकी टाइप्स में आपको फार्मूलाज में भी नजर आ रहा है। जैसे कि स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं, सेम उसी तरीके से स्ट्रेन की भी टाइप्स होती हैं। इट्स अ फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शन का वर्ड आपको तीनों डेफिनेशन में नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। मीन्स ये जो चेंज इन लेंथ है, ये आप डॉटेड एरिया को समझ लें कि ये इतना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, और ये जो पिंक है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में किस कदर चेंज प्रोड्यूस हुआ है, किस कदर डिफॉर्म हुआ है, तो उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। सेम उसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसी तरीके से शेयर स्ट्रेन ये फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, शेप में किस कदर चेंज आया है। अब यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। जो क्यूब है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब वो किस कदर टिल्ट हुआ है वो ये एंगल मेजर करता है। एंगल के सामने वाली ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो साइड है ये बेस है। तो टेन थीटा आपके पास बना परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस शेयर स्ट्रेन के अंदर हम बेसिकली इस एंगल को मेजर करते हैं कि किस कदर चेंज प्रोड्यूस हुआ है शेप के अंदर। और जब स्मॉलर एंगल होता है तो आपको पता है कि थीटा भी जीरो है, और अगर आप टेन जीरो करें तो वो भी जीरो आता है। मीन जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू रिड्यूस करते रहें तो वो टेन की वैल्यू के इक्वल आना स्टार्ट हो जाती है।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको समझने के लिए सबसे पहले 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें ये कहता था कि जब भी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसी निस्बत से स्ट्रेन चेंज होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मीन जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन। इसको अगर हम एक एक्सप्रेशन में चेंज करें तो आपके पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का फार्मूला आपके पास बनेगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो कांस्टेंट आपके पास आएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म हमें ये बताती है कि कौन से मटेरियल में किस कदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, किस कदर वो डिफॉर्म होके अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकता है। चूंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, यानी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल। इसी तरीके से इसकी भी वही 3 टाइप्स है। यंग्स मॉडुलस, यानी ये रेशो है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अगर आप फार्मूला पुट करें, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शन के अंदर नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो वो नीचे जाके डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो वो ऊपर जाके नॉमिनेटर बन जाता है। इसी तरीके से बल्क मॉडुलस, बल्क डील्स विद वॉल्यूम, रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, किस कदर वॉल्यूम स्ट्रेस आपने अप्लाई किया और उसकी वजह से किस कदर वॉल्यूम स्ट्रेन पैदा हुआ। इसका भी फॉर्मूला उसी तरीके से हम रीअरेंज करेंगे तो आपके पास एफ वी ओवर डेल वी ओवर ए आ जाएगा। शेयर मॉडुलस शेप से डील करता है, रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। यहाँ पे नीचे टेन थीटा है, ए इसके साथ सिंपली जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। शेयर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फिजिशियंस ने इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, मशीनरी के जरिए से बहुत से मटेरियल के इलास्टिक कांस्टेंट्स मेजर किए हुए हैं। उसका ये टेबल आपके सामने है, बुक के अंदर भी दिया गया है। आपने इसमें से वाटर, आइस और ग्लास, ये 3 जो है ये मस्ट आपको जुबानी याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका फार्मूला लिखना है और इसकी तीनों टाइप्स के बारे में बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम डेफिनेशंस और उनके फार्मूला और यूनिट्स। अब आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल 17.1। एक स्टील वायर है जो 12 मिलीमीटर डायामीटर है उसका, और उसको हमने एक ट्रैक्टर के जरिए से, लॉक के जरिए से, यानी एक लकड़ी का जो आपके पास टुकड़ा होता है उससे बांध कर ट्रैक्टर के जरिए से खींचा है। उसकी जो लेंथ पहले थी वो थी 11 मीटर, उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई वो 10,000 न्यूटन थी, और आपने कैलकुलेट करना है स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, और उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई, मीन्स उसके अंदर कितना तनाव पैदा हुआ, द वायर स्ट्रेच। ठीक है, तो आपको मॉडुलस ऑफ, चूंकि ये लेंथ की बात की गई है इसलिए यंग्स मॉडुलस आपको दिया गया है 200 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आप पीछे टेबल में भी दें तो देखें तो स्टील का आपको यही यंग्स मॉडुलस नजर आएगा। ये स्टील है, ये देखें 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपको मैंने एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपकी जो मेहनत होती है वो डाटा एक्सट्रैक्शन में होती है कि आपने किस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। आपको ये चूंकि डायमीटर दिया गया इसलिए क्रॉस सेक्शनल मैंने व्यू आपको एक थोड़ा सा शो किया है कि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी आप वायर को ऊपर की तरफ से देख रहे हो और ये इसका डायमीटर है। अच्छा, अब हम डाटा की तरफ आते हैं। वैसे तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन स्टिल आपकी जो मेन एफर्ट होती है वो डाटा एक्सट्रैक्शन होती है। अगर आपको डाटा निकालना आ जाए तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती। तो आपको क्या क्या गिवन है कि 12 मिलीमीटर डायामीटर है, ठीक है, ये आपको 12 इंटू 10⁻³ जो भी यूनिट्स हैं उसको एसआई में चेंज करें। यंग्स मॉडुलस दिया गया है, फोर्स दी गई है, लेंथ दी गई है। आपने फाइंड आउट क्या करना है,
उसने सिंपली साफ साफ अल्फाज में कहा क्या है, स्ट्रेस करना है, फाइंड आउट स्ट्रेन करना है और वो किस कदर स्ट्रेच हुई मीन्स आपने एक्सटेंशन निकालनी है। जी, अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। बारी बारी जो जो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं वो हम उसे बताते हैं। उसने हमसे स्ट्रेस कहा है, स्ट्रेस कैलकुलेट करें। तो स्ट्रेस का फार्मूला है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स आपको एरिया की ज़रूरत है जबकि उसने डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो डायमीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियस। आपको डायमीटर दिया गया है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है और चूंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसीलिए आपके पास एरिया फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आप सबसे पहले डायमीटर को रिड्यूस करोगे, दैट इज 12 मिलीमीटर। 12 को जब आपने चेंज किया तो 6 बन गया और फार्मूले में जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास एरिया का आंसर आ गया। अब एरिया आपके पास है, फोर्स उसने ऑलरेडी हमें डाटा के अंदर दी हुई है, वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा और इनको अब हम करेंगे डब्बे में बंद। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन के अब आपके जहन में फौरन से दो फार्मूलाज आ जाएंगे। एक तो आपके पास डेल एल ओवर एल है और दूसरा अभी आपने यंग्स मॉडुलस वाला स्ट्रेन पढ़ा था। हम डेल एल ओवर एल क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डेल एल तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब तक हम वो फाइंड नहीं करेंगे तो हम दो अननोन क्वांटिटीज एक फार्मूला में कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए हम यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। ई आपने फाइंड आउट करना है इसीलिए हम इसे यहाँ ले जाएंगे और बाय आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स आपने डेल एल फाइंड आउट करना है। ई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एल वो हमें उसने वैल्यू दी हुई है। आपने सिंपली फार्मूले को अरेंज करना है और वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है और आंसर को और फार्मूले को हम करेंगे डब्बे में बंद ताकि कहीं भाग ना जाए। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मायने रखती है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखें। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब बारी आ जाती है असाइनमेंट की। जैसे हमने एग्जाम्पल 17.1 सॉल्व की है, इसी तरीके से आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17.1 सॉल्व करनी है और आपने मेथड क्या अप्लाई करना है, यानी सबमिट किस तरीके से करवानी है। सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिस करनी है जी, इस एग्जाम्पल की रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रजिस्टर के ऊपर, उसकी एक पिक्चर लेनी है और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कॉलेज की तरफ से आपने उसके अंदर सेंड कर देनी है और रजिस्टर के ऊपर ये जो भी आप पिक्चर भेजें उसके ऊपर अपना नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, साथ के साथ पढ़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।